सादर प्रणाम मेरे श्रोताओं और दर्शकों को। वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सबको चुनौती दे रही है, वो है कि वक्फ। संसद में एक वक्फ का अमेंडमेंट बिल भी लगा हुआ है। काफ़ी लोगों ने इसका सपोर्ट में साथ खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि वक्फ को इस तरीके से अनरेस्ट्रेन्ड पावर्स ना दिया जाए जो दे गया है। इसका मूल कारण क्या है, कैसे है, ये क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसके बारे में मैंने अपने ग्रंथ मिथ ऑफ हिंदू टेरर में भी चर्चा किया। ये है कि जब इसका संदर्भ पूरा समझा दूं मैं, इसके ऊपर मैंने एक बार इंडस यूनिवर्सिटी में संवाद किया हुआ है 2018 में, 5 साल पहले की बात है। उसमें मेरा और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री का कुछ संवाद भी हो गया था जो अच्छे टेस्ट में नहीं था। मैं उसका दोहराना नहीं चाहता हूँ, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, परंतु वो आज भी है, वो सत्व है, तभी उन्होंने आज तक कंटेस्ट नहीं किया। अब राहुल गांधी का क्या पीते हैं क्या नहीं पीते इसके बारे में वो आज तक कंटेस्ट नहीं हुआ। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि 2013-14 में 2013 से शुरू हुआ था। उन्हीं दिनों मेरे ऊपर वैसे भी दबाव काफ़ी था कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी, जिसके ऊपर मैंने चर्चा किया इज्जत जान की, इसमें फ्रेम करो। उसी समय एक और प्रयास, उसी तत्कालीन में शहरी विकास मंत्रालय में LNDO था, तो वहाँ मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई 1911 से 1915 तक ब्रिटिश सरकार जो थी हमारी, उन्होंने कई जमीन के टुकड़े, लैंड पार्सल्स एक्वायर किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कि भाई भारत का कैपिटल वहाँ सिटी बन सके। कई सारे उसमें 61 लगभग LNDO के नियंत्रण में थे और बाकी DDA के नियंत्रण में थे। ये भिन्न भिन्न तरीके से तत्कालीन रेवेन्यू रिकॉर्ड से थे और आजकल उनका उन आवासों का नाम तक बदल चुका। नाम तक कई जगह, जैसे जोरबाग हो गया या कोटला हो गया, कई जगह नाम भी बदल चुका। इसी संदर्भ में मैंने तब भी लिखा था कि भाई भारत सरकार की किसी नोटिंग में शायद मिल भी जाएगी या इन्होंने हटा दिया हो, मुझे नहीं पता। मुझे ये विविध तरीके से याद है कि मैंने लिखा था कि अगर भारत सरकार इस वक़्फ़ को वापस दे दे, वो चाहते थे कि 123 लैंड पार्सल भारत सरकार, जिसके ऊपर संभवतः राष्ट्रपति भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज के कुछ हिस्से, ऐसे कई 3 मूर्ति भवन या रेस कोर्स के हिस्से, कई जगह ऐसे 3 मूर्ति, कुछ पिलंजी में आते थे, कुछ जुरबाग में आते थे, ऐसे कई टुकड़े इसके अंदर। प्रधानमंत्री का भी आवास में भी हो सकता था। इनको वक़्फ़ को वापस दे दो। तब मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया था, टिप्पणी की थी कि भाई ये बहुत ही सुरक्षा के लिए, न केवल ये ठीक नहीं है, अवैध है, ये जो प्रपोजल है ये सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। क्योंकि अगर आज वक़्फ़ को आप दे दें और कल वक़्फ़ ये डिसाइड करते कि जिसने ये डोनेट किया हम उसी को वापस दे देंगे, तो ऐसा संभवतः एक स्थिति पैदा हो जाती जहाँ पर जो ज़मीन के टुकड़े का मालिक है वो पाकिस्तानी राष्ट्रीय का हो सकता था, क्योंकि उसके परदादा ने में ये डोनेट किया होगा। ऐसे बड़े ही विडंबना वाली स्थिति आ सकती है। तो उसको शूट करके फिर मैं बाहर कहीं भेज दिया था। मुझे
पीछे से मेरे किसी और ऑफिसर से उन्होंने कैबिनेट नोट वगैरह बना के भेजा था, और उसका अनुमोदन अभी तक हुआ नहीं। कैबिनेट में कब अनुमोदन हुआ अभी तक इसका संज्ञान कुछ किसी को नहीं। 4 मार्च 2014 को इतनी प्रेशर दी कि इसको रिलीज करो। हमें पता नहीं था उस स्थिति का क्या ऐसा महत्व था। फिर उसके बाद उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से अभी तक की एक चिट्ठी के आधार पर, आज तक ऐसा भारत सरकार में हुआ नहीं है, जब कोई चीज़ कैबिनेट में जाती है तो उसका जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होता है उसी के आधार पर अन्य निर्णय लागू किए जाते हैं। परंतु इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ हुआ है, अजूबा है कि एक मिनट्स तो इश्यू नहीं हुई, वहाँ से एडिशनल सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख दिया कि ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया गया था, उन्होंने अनुमोदन कर दिया। ये तो कितने तक की अवैध है पता नहीं, उसके उसी आधार पर मैंने भी उसका ऑर्डर इशू हुआ, और जो भी हुआ सो हुआ। बाद में वो स्थगित हो गई न्यायपालिका के निर्देशन में। तत्पश्चात वो नई सरकार आ गई, उन्होंने ये प्रस्ताव खत्म कर दिया। परंतु उसमें क्या बहुत ही चीज़ है कि पहली बात ये अवैध है या वैध है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अपने पहले निर्णय में अटॉर्नी जनरल गुलाम वानावती ने कहा था कि ये अवैध है, ये विधि विधान से संभव नहीं है, क्योंकि धारा 48 लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर जो एक बार क्लोजर हो चुका है तो उसको आप दोबारा उससे वापस नहीं ले सकते, वापस दे नहीं सकते। फिर कुछ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री में काम जो है वो शहरी विकास का है, परंतु इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे थे के रहमान खान जी थे, तत्कालीन अल्पसंख्यक विषय का कैबिनेट मंत्री थे। वही उन्हीं के यहाँ मीटिंग होती थी, मैं भी एक आध मीटिंग अटेंड किया, और वहाँ पर इतनी प्रेशर डाला जाता था क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के कुछ सदस्य पूर्व न्यायपालिक पर रह चुके हैं, वो सब बैठ के आपको लॉ समझाते थे इतना कि भाई। वानावती को भी बुलाया था, उनसे प्रेशर डाल के दोबारा एडवाइस के लिए पुनर्सलाह के लिए वापस भेजा गया, और पुनर्सलाह में यह आया था कि नहीं ये संभव है, कि ये ऐसा है कि आपको प्रूव करना। अरे भाई 1911 का कंपनसेशन लिया या दे दिया या नहीं दे दिया, वो 1914 में उसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा, ये सब पे कोई प्रश्न नहीं उठी थी। 103 साल बाद, 101 साल बाद खैर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी, फिर वो जो भी हुआ था हुआ। तो इसमें एक षड्यंत्र आपको दिखना चाहिए कि भाई कहाँ तक जाओगे तुम तुष्टीकरण के लिए, और उसी तुष्टीकरण से दिल बढ़कर आज वही वक्फ बोर्ड हर लैंड को अपना ही समझता। आज सिद्धिविनायक का है, मुंबई के सिद्धिविनायक का जो ज़मीन है वो भी कहता हमारा है। कई जगह तो बहुत ज़्यादा ज़मीन, जैसे तमिलनाडु में गांव के गांव कहते हैं ये वक्फ का लैंड है। अरे वक्फ का लैंड का कोई आधार, वक्फ अगर आ भी गई तो 3-4 शताब्दी पहले आई होगी, या 1 शताब्दी 2 शताब्दी पहले आई होगी। और ये तो हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो पृथ्वी है, वो जैसे मैं बोलता हूँ सनातन अनादि और अनंत से ये हमारा ही चलता आ रहा है, ये सभी है। इसी में हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज इसी में हम अनाज उगाते थे। सारा जितनी प्रगति हुई है उनके दायित्व में हुई है। और ये तो 7वीं या 8वीं शताब्दी में आके कैसे और आज तक क्लेम करते आ रहे हैं। कभी पता चला कि काशी, अच्छा ये आज नहीं है, ये शुरू से ही बाबर के टाइम पे आपको पता है राम मंदिर को कैसे इन्होंने किया। और आज भी जो काशी विश्वनाथ के ऊपर तो जो समस्या चली रही है वो न्यायपालिका के हाथ में है अभी। अब संभल जमा मस्जिद का अभी पिछले प्रश्न चिन्ह हुआ था, वो भी न्यायपालिका में है। आगे इधर कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मथुरा में जो ईदगाह बनी है वो भी आज न्यायपालिका में है। तो अब कितने लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? इसलिए सरकार ने एक बिल लेके आई तो उसके विरुद्ध
पूरे एक समुदाय को भड़काया जा रहा है सरकार के विरुद्ध कि ये आपके उल्टा, वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि आपके लैंड को कल को आपके स्कूल के ज़मीन भी ले सकते हैं, कल को आपके अस्पताल के ज़मीन को भी वक्फ क्लेम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमें न केवल सतर्क होना चाहिए, इस वक्फ बिल के ऊपर हमें आग्रह करना चाहिए कि इसको ठोस से ठोस बनाओ, इसके प्रावधान को, और हमारे प्रधानमंत्री के हाथ को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से वक्फ बिल पास होके राष्ट्रपति का भी अनुमोदन लेके ये एक्ट बन जाए, ये एक पूरा फुल फ्लेड एक्ट बन जाए। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे सारे साथ सभी लोग इसके पीछे खड़े रहो, नहीं तो आपका घर, मैं ये नहीं कह रहा कि विशेष समुदाय जो वक्फ को, जिनके वक्फ, उनको भी इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। कल को ये पता चला कि उन्हीं के घर को वक्फ ने ले लिया, कहता भाई ये तुम्हारा नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा कुछ है नहीं, सारी जो प्रॉपर्टी है, सारी जो संपत्ति है वो वक्फ की होती है, और चल पड़े कि वो भी अपना संपत्तियों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए हमें इस बात में सबको सपोर्ट करना चाहिए, और पूरे सपोर्ट के साथ मेरे आपसे विनती है, और इसको खूब ठोस बनाया जाए। और तीसरा, किसी भी न्यायपालिका का इसके अंदर इंटरफेरेंस को भी पहले ही कैविएट करो, या जो भी इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात है। कल को इन्होंने जोधपुर कंटोनमेंट को क्लेम कर दिया तो क्या होगा, परसों रैन ऑफ कच्छ को क्लेम कर दिया तो क्या होगा, फिर एक दिन मुर्शिदाबाद को क्लेम कर दिया वक्फ ने, तो बांग्लादेश से तो जुड़ गए, हमारे यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। फिर करीमगंज को जैसे आज जो नया बोला है क्लेम कर दिया, तो किसी भी जगह जा सकते हैं ये तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से, सतर्कता से इसका हैंडल करना चाहिए, और प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि ये वक्फ का जो बीमारी फैल रही है, इनको जो आदत पड़ी हुई है, इसको एकदम मूल रूप से इसको हटा के फेंक देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।